हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर पहला आता है मैकमोहन लाइन न्यूज में है, क्योंकि यूएसए के जो सीनेटर हैं उन्होंने एक बाई पार्टीशन रेजोल्यूशन पास किया है। और ये रेजोल्यूशन ये बात करता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स कि दे बिलीव दैट द मैकमोहन लाइन इज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और वो मानते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। मतलब क्या है दैट रिसेंटली two United States Senator, one Republic and one Democratic introduce a bipartition। देखिए, बाईपार्टीशन रेजोल्यूशन का मतलब होता है, ये वर्ड तब यूज किया जाता है जहां दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हैं, और लेकिन वो किसी एक समझौते में इकट्ठे हो जाते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके कोऑपरेट करके एक कंक्लूजन पर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक रिपब्लिकन पार्टी का थे और डेमोक्रेटिक, इन दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये मानते हैं, दोनों ही मानते हैं कि यूएस रिकॉग्नाइज ऑफ द मैकमोहन लाइन एज अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जो ये बोलता है कि जो मैकमोहन लाइन है, आपको दिखाऊंगा कहां पर है, वो इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल लाइन है। और ये मानते हैं कि सपोर्ट इंडियाज पोजीशन दैट अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि अभी सोचकर देखो, इंडिया और चाइना का इशू है, इसमें यूएसए कुछ बोल रहा है, इससे फर्क क्या पड़ता है। देखो, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी मतलब एक ऐसा कंट्री जिसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, जो सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, और वो किसी चीज को मानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम में यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। यूक्रेन हमेशा बोलता है कि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पर, ऑफिशियली हम लोग नंबर 1 पर आने वाले हैं, वो किसी कंट्री सपोर्ट कर दे तो इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है। तो ऐसे ही कि अगर यूएसए बोल रहा है कि हमें मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इंडिया का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। सो एंड कंडेम चाइना मिलिट्री एग्रेशंस टू चेंज द स्टेटस क्यू अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये बोलता है कि चाइना कर रहा है, वो गलत कर रहा है, अपना जो बाउंड्री लाइन क्यों नहीं मान रहा है, इन सब चीजों को बात करते हैं। दिस आर्टिकल हम लोग देखेंगे, वी विल एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन एंड व्हाट इट मीन टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। ये भी पढ़ेंगे कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है क्या। ठीक है, देख लेते हैं पहले। देखिए, मैकमोहन लाइन के बारे में बात करें तो मैकमोहन लाइन जो है ये शिमला समझौता हुआ था इन 1914 में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड की बात है, जहां पर सन हेनरी मैकमोहन आए और उन्होंने ये वाली बात करी कि जो उस टाइम पर आए, तो हम चाइना इंडिया की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पर तिब्बत हुआ करता था। सो विच अटेम्प्ट टू सेटल द क्वेश्चन ऑफ तिब्बत सोवरेनिटी एंड अवॉइड फर्दर टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन दिस रीजन। द लाइन वाज नेम्ड आफ्टर सर हेनरी मैकमोहन, who was the British Foreign Secretary in India at that time. So the McMahon Line was drawn as a boundary between British India and Tibet, which was then a part of the Chinese Empire। तो जो तिब्बत था वो चाइना का एम्पायर हुआ करता था, और ये वाली बात है कि अगर चाइना तिब्बत के बीच में हुई थी तो ये माननी चाहिए। लेकिन चाइना डिड नॉट रिकॉग्नाइज द मैकमोहन लाइन एंड कंटिन्यू टू क्लेम अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी। और ये बोलता है चाइना कि हम नहीं मानते मैकमोहन लाइन को, हम तो ये बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश उनका है। अब वो पता नहीं क्यों है कि सब मानता है उसके, तो चाइना की प्रॉब्लम यही है कि उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी है। खैर, टुडे अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन स्टेट, और हम जानते हैं कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड चाइना स्टिल क्लेम्स द रीजन एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। द रीजन हैज बीन the continuous issue between the China and India for decades. The tension have escalated in the recent past। और अभी पिछले कुछ सालों में, 5 से 7 साल में, आपने कई बार देखा भी होगा, ये चलता रहता है। पहले हम देख लेते हैं तिब्बत है कहां पर। देखिए, चाइना तो पूरा पार्ट है ये वाला, सो दिस इज होल चाइना। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो है तिब्बत का पार्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया अच्छी खासी बाउंड्री तिब्बत से कनेक्ट होती है। अगर तिब्बत आज के टाइम के अंदर ये चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है, अगर वो तिब्बत एक फ्री कंट्री होता तो आज हमारी जो प्रॉब्लम होती है चाइना से होती नहीं, क्योंकि हमारा बाउंड्री टच कहाँ ही करती है, थोड़ी बहुत करती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, अगर हम बात करेंगे चाइना के बारे में, इंडिया में 3 पार्ट्स हैं जहां पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर टच होते हैं। इसको बोला जाता है वेस्टर्न साइड, जो कि अपने जम्मू एंड कश्मीर से टच करता है। फिर एक आता है ये मिडिल जो साइड है, जिसके अंदर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल उत्तराखंड, इन दोनों ही पार्ट के अंदर आता है। और तीसरा आता है अपन नॉर्थ ईस्ट वाला। तो अगर हम एक बात करें कि सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक रहता है, हमेशा डिस्प्यूट रहता है, वो हमेशा इस वाले पार्ट में रहता है, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में। जो अपना सेंट्रल वाला पार्ट है वो काफी हद तक डिस्प्यूटेड फ्री है, यहाँ पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, इट्स अ लिस्ट कंट्रोवर्शियल यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूज कम मिलती है, यहाँ पर सेटल है कहीं ना कहीं से इंडिया और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना ये बोलता है कि ये जो पूरा लैंड है उनको बिलोंग करता है, और इसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चीन। तो ये भी कंट्रोल ले रखा है इसने, ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर बोल सकते हैं इसको। और ये वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये बोलता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर है, ये इसको बिलोंग करता है।
ठीक है, तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि जो उसकी बाउंड्री है इंडिया की चाइना के साथ लगभग 4000 किलोमीटर है और लगभग 3200-3300 किलोमीटर डिस्प्यूटेड है। तो अभी बात करते हैं कि द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव क्या है। देखिए इसका फायदा क्या होगा इस मूव का। द मूव इज सिग्निफिकेंट एज इट शोज द यूएस कमिटमेंट टू सपोर्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। भाई सबसे वाली बात है कि सबसे मजबूत कंट्री, सबसे पावरफुल कंट्री अगर कोई सपोर्ट कर रहा है किसी चीज के लिए तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाती है। ठीक है, सो मोर एवर द रेजोल्यूशन एम टू इनहेंस द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। एंड द क्वेड इज सपोर्ट ऑफ द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव। जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने कल की न्यूज देखी थी कि क्वेड की जो मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में इस साल की, बाइडन ने उसको मना कर दिया। बाइडन ने ये बोला है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है, हम वहां पर इंडिया जो क्वेड समिट होने वाली थी तो वहां नहीं होंगे। देखिए क्वेड क्या है, 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं। तो इसको ये माना जाता है कि चाइना काउंटर करने के लिए क्वेड का गठन किया गया है। लेकिन अब जो ये डेवलपमेंट हुई है, जो बाइडन ने मना कर दिया है कि हम क्वेड के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, इसको बहुत बड़ी एक जीत बोला जा रहा है। इट वाज ए बिग विन फॉर दी चाइना, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है सब होने के लिए। अब खैर ये इसका भी गलत इंपैक्ट पड़ेगा क्वेड के ऊपर कि बाइडन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो नहीं जा पा रहे थे तो शायद अपने किसी एक मिनिस्टर को भेज देते या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा सकता था, अपने बिजी हैं तो, लेकिन एकदम से ऐसा कैंसिल नहीं करना चाहिए था। So by condemning China's action, the USA is sending a strong message that it will not tolerate any attempt to change the status quo through the force of coercion. अब बस ये चीज होती है कि रिसेंट डेवलपमेंट यही हुआ है कि जो क्वेड वाला है और इसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा इंडिया और अलग जो भी बाकी कंट्रीज हैं उसको देखते हुए। और थोड़ा यही रहता है, यूएसए के ऊपर एकदम डिपेंडेंसी नहीं की जा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया भले ही यूएसए से अच्छा रिलेशन बनाकर रख रहा है, लेकिन इंडिया में जो पुराने दोस्त हुआ करते थे जैसे कि आज के टाइम में रशिया है, उन सब रिलेशन खत्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यूएसए के ऊपर हम डिपेंडेंट पूरे नहीं हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन देखो ये वाला रीजन होता है, ये पूरा का पूरा है जिसके अंदर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का पार्ट आता है। इस पूरे पार्ट के अंदर इसको बोला था इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, और ये बात करते हैं फ्री एंड ओपन ट्रेड, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब क्या है कि जो भी लोग चाहें इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ओपन होना चाहिए, किसी कंट्रोल नहीं होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। ठीक है, कभी हिंदू करंट अफेयर डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से डिटेल में। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर की यूनाइटेड नेशंस ने लिस्ट जारी की है। लिस्ट में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस लिस्ट ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो अपनी पूरी दुनिया में सबसे कम डेवलप्ड हुए हैं या बहुत ही पिछड़े हुए कंट्रीज हैं, उनको बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का नाम है। और उसमें बोल दिया गया है कि जो भूटान अभी तक हुआ करता है, इवन अभी भी होता है 13 दिसंबर 2023, इस साल के दिसंबर 13 तारीख को यहां से भूटान को हम हटा देंगे। मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से इसका नाम अलग हट जाएगा। सो भूटान जो कि लैंडलॉक कंट्री है इन साउथ एशिया, इंडिया के बिल्कुल ऊपर ही तो है, बिल्कुल इस साइड टू द रिमूव फ्रॉम द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज लिस्ट on 13 December 2023 become the 7th countries to graduate from the list। और ये 7वां कंट्री ऐसा होगा जो इस लिस्ट से बाहर निकला है। सो भूटान ग्रेजुएशन वाज अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2018, बहुत पहले कर दिया गया था। बेस्ट अब क्यों करा गया है, क्योंकि सस्टेन डेवलपमेंट हुआ है इसके भूटान में, कि देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, एफोर्ट की जा रही है। पॉवर्टी और रिडक्शन किया गया है, जो गरीब लोग हुआ करते थे उनको उठाया गया है। एजुकेशन पर काफी मेहनत की गई है, हेल्थ केयर अच्छा किया गया है और जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सबको बराबर की बात की जाती है। सो द ग्रेजुएशन इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ भूटान एज इट रिप्रेजेंट द कंट्रीज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छी बात है करने के लिए, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं। देखिए टोटल 46 कंट्रीज हैं आज के टाइम के अंदर। ठीक है, कितने कंट्रीज आते हैं, सो देयर आर 46 कंट्रीज टोटल एट प्रेजेंट, और 13 दिसंबर के बाद 45 कंट्रीज ही रह जाएंगे। ठीक है, 6 कंट्रीज ऑलरेडी जा चुके हैं, 7वां कंट्रीज ये अपना हो जाएगा भूटान। सो टोटल 6 कंट्रीज कौन से हुआ करते थे, 7वां तो भूटान है, जो एक होता बोस्वाना, फिर कोप वर्दे, फिर मालदीव्स, फिर सोमाया, फिर इक्वेटोरियल गिनिया, फिर होता है वनातू जो कि 2020 में ग्रेजुएट हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, काफी सारे कंट्रीज हैं। इवन आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के अंदर एक हैती एक ऐसा कंट्री है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, अदरवाइज सब डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। और एक चीज बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दे आर लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब वो किसी डायरेक्टली ओशियन या सी से कनेक्ट नहीं होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप चाहे यहाँ देख नाइजर देख लीजिए, माली देख लीजिए, चड, सूडान, ये जितने भी कंट्रीज है लैंडलॉक कंट्रीज है। इवन जो
कोस्टल कंट्रीज हैं वो फिर भी इस एरियाज में नहीं काउंट किए होते हैं। यहाँ पर तो साउथ अमेरिका के अंदर तो टोटल 2 ही कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, आई थिंक बोलिविया एंड पराग्वे, दीज आर 2 कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड, अदरवाइज सारे के सारे कंट्रीज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, नेपाल लैंडलॉक्ड है, भूटान लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अब होता क्या है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट क्या है, देखिए द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बाय द यूनाइटेड नेशंस विद द पर्पस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग द वर्ल्ड पोरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। ये इसलिए बनाया गया था कि जो सबसे गरीब कंट्रीज हैं और जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सो द लिस्ट कैन इंक्लूड 46 कंट्रीज एज ऑफ नाउ दैट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल। अब कैसे डिपेंड करता है कि उनके कितने पैसे कमा रहे हैं, इनकम लेवल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या है, एसडीआई इंडेक्स बोलते हैं इसको, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कभी डिस्कस करेंगे इसको अभी, एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कि आज जो पैसे कमा रहा है कल की कुछ पता नहीं है, परसों क्या होगा कोई जानकारी नहीं है। सो दिस कंट्रीज फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ खास को डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है इकोनॉमी के हिसाब से, इंक्लूडिंग लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड हाई इंसिडेंसेस ऑफ द पॉवर्टी। गरीब बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको ऐसी कंट्रीज में। फिर आता है कि इसका बेनिफिट क्या है अगर कोई कंट्री ग्रेजुएट हो जाती है इस लिस्ट से। सो भूटान ग्रेजुएशन फ्रॉम द LDC लिस्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेवरल बेनिफिट ऑफ द कंट्री। देखिए क्यों, इंक्लूडिंग इंक्रीज एक्सेस टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए कोई भी कंट्री है वो ऐसे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहेगा कि जो खुद ही डेवलप्ड कंट्रीज से छोड़ो, आप डेवलपिंग भी छोड़ो, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, मतलब कुछ बरकत ही नहीं हो रही है उस कंट्री में। सो ग्रेटर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होगा, जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस कंट्री की इमेज अच्छी होगी तो और भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, एंड इंप्रूव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट भूटान इंटरनेशनल इमेज, और एक अच्छी इमेज बनकर आएगी, एंड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट टू द कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज में कोई क्यों जाना पसंद करेगा जहां पर गरीब लोग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो पा रहा हो, पैसे की प्रॉब्लम हो, ठीक है, विच इज नोन एज अ नेचुरल ब्यूटी एंड द यूनिक कल्चर। आप जानते हैं भूटान को तो खैर। सो द ग्रेजुएशन इज ऑल्सो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अच्छी बात है। अगर हम ये डिस्कस करा जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। सो व्हाइल भूटान ग्रेजुएशन फ्रॉम लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लिस्ट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इज ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस एंड फेस्ड बाय द अदर कंट्रीज ऑन द लिस्ट। सो द अकाउंट, अब अगर हम बात करें लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं ये लगभग 13% है पूरी दुनिया की, मतलब पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है 13% जो लोग हैं इन कंट्रीज में रहते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो सिर्फ जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सिर्फ 1.3% ही ग्लोबल जीडीपी में करते हैं। सोच कर देखो 13% जो लोग हैं वो सिर्फ 1.3% ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, एंड लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ग्लोबल ट्रेड में जो भी कमाते हैं घर में खा लेते हैं, उसको ट्रेड तो करते ही नहीं है। सो दिस इंडिकेट द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज आर फेसिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। Some of the countries on the LDC list as Burkina Faso, Senegal, Rwanda, Haiti, Nepal, Solomon Islands are among the poorest in the world with high level of the poverty. गरीब बहुत देखने को मिलेंगे, लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम बढ़ती है, द इंफ्रास्ट्रक्चर inadequate infrastructure. These countries also faces challenges of political instability. एक रीजन ये भी होता है कि वहां पर कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, आज हो रही लड़ाई हो जाती है, दूसरी पावर आ जाती है, कू कर लेती है, तख्ता पलट हो जाता है, ये सब चीज देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं एक दो ट्राइब्स के बीच में, क्लाइमेट चेंज का बड़ी प्रॉब्लम देखने को पड़ती है, एंड फर्दर एक्सक्रेवेटेड देयर इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या होते हैं। नाउ कम टू द गवर्नर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। देखिए हर साल अवार्ड दिया जाता है पूरी दुनिया में जो भी गवर्नर्स हैं जो कि सेंट्रल बैंक के हैं, और इस बार का जो अवार्ड है वो हमारे गवर्नर साहब को शक्ति कांत दास जी को मिला है। तो शक्तिकांत दास जी, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज बीन नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय द सेंट्रल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल। तो किसने किया है? सेंट्रल बैंकिंग ने। सो अभी बात ये आती है कि ठीक है तो हर साल होता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद काफी इकोनॉमीज आज स्ट्रगल कर रही है, रिसेशन की दिक्कत चल रही है, द कोलैप्स ऑफ द सिग्निफिकेंट नॉन बैंकिंग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे आप अर्जेंटीना में देखेंगे तो 200% 100 पर ज्यादा की इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू रशियाज इन्वेजन। और आप खासकर ये रशिया इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पर। सो दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट द क्रिटिकल रोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। फिर आता है कि मुस्तकिल
क्या है मुस्ततिल? देखिए क्या है कि सऊदी अरेबिया की इज द होम ऑफ द थाउजेंड ऑफ द मोन्यूमेंटल स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मुस्ततिल्स। दिखाऊंगा अभी। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर रेक्टेंगुलर, ये देखने में रेक्टेंगुलर हैं, लो वॉल्ड हैं, ज्यादा ऊंचाई दीवार देखने को नहीं मिलेगी, और जो रेंज होती है 20 से लेकर 600 मीटर की लेंथ होती है। डिस्पाइट देयर प्रिवलेंस इन द रीजन, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर वाज नॉट कंक्लूडेड इन 2017। मतलब 2017, पहले 5 साल के अंदर ही ये सब चीज देखने को मिली है, जहां पर प्रॉपर हमें स्टडी देखने को मिली है, अदरवाइज तो लोग इग्नोर ही कर रहे थे। सो अभी क्या हुआ, इन द रिसेंट एक्सिबिशन ऑफ द अल उला रिसर्चर्स डिस्कवर दैट दीज स्ट्रक्चर्स हैड ए रिचुअलिस्टिक पर्पस। अब पता नहीं था कि क्या काम करते हैं। देखिए ऐसे कुछ देखने को लगते हैं, ये इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें स्टडी की नहीं गई। 2017 के जाकर इनको प्रॉपर स्टडी की गई, और अब ये लेटेस्ट स्टडीज में ये पाया गया है कि इनका जो काम हुआ करता था रिचुअलिस्टिक हुआ करता था, लाइक कुछ रिचुअल्स करने के लिए काम हुआ करता होगा, कंफर्म कुछ नहीं है। सो मुस्तसिल्स आर द एंशिएंट स्टोन स्ट्रक्चर दैट आर प्रिवलेंट थ्रू आउट द साउदी अरेबिया। दे आर रेक्टेंगुलर इन द शेप, हियर यू कैन सी रेक्टेंगुलर है ये, एंड आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द लो वॉल्स, ज्यादा बड़ी ऊंची दीवार देखने को नहीं मिलेगी। मुस्ततिल्स इज द अरेबियन वर्ड ऑफ द रेक्टेंगल। सो मुस्ततिल का मतलब होता है रेक्टेंगल, एंड द प्लूरल हैज बीन एंग्लिसाइज्ड टू द मुस्ततिल्स। these structures were built around लगभग 7,000 साल पहले की बात है, और 20 से लेकर 600 मीटर तक आपको लंबे देखने को मिलेंगे। ड्यू टू द नेचर ऑफ द डाटा सेट, रिसर्चर्स वर अनेबल टू हाइपोथेसाइज अ प्रिसाइज फंक्शन ऑफ दिस इनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स। पता नहीं चला क्यों है, लेकिन जो भी हार्वर्ड सब्सिक्वेंट स्टडीज जो की गई हैं और ग्राउंड सर्वे पता करने के बाद प्रिलिमिनरी एग्जीक्यूशंस डेटा रिवील्ड दैट दिस मुस्तकिल्स सर्व्ड एज अ रिचुअल पर्पस ड्यूरिंग द अरेबियन लेट नियोलिथिक। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट स्कीम चला जाती है हेल्थ इन इंडिया। ये काम करती है? हील इन इंडिया, सॉरी हेल्थ नहीं, हील इन इंडिया। तो क्या है, नाम से क्लियर लग रहा है कि जो लोग बीमार है उनको बोला जा रहा है कि इंडिया और ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ है। सो हील इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लोग बीमार हैं, जो अपना कुछ हेल्थ में कुछ मेडिसिन या फिर ऑपरेट कराना चाहते हैं, वो इंडिया है। अब इंडिया आने के बाद क्या होगा कि जो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर फॉरेन रिजर्व एक्सपेंड होंगे। भाई अगर मान लीजिए कोई अमेरिका का आदमी आता है और उसको लेट से $10,000 उसको बोला गया है, अमेरिका में इतना एक्सपेंस पड़ता है, इंडिया के अंदर वही काम आपको $1,000 में हो जाता है लेट से, तो इंडिया आएगा $1,000 इंडिया को देगा और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करा लेगा। तो इससे क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म में प्रमोशन हमें देखने को मिलेगा। सो द इनिशिएटिव इज बीइंग लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, फिर एक करंट अफेयर डिस्कस करें, काफी हो गया। चलो अभी के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, इसका नाम है टर्मिनेटर जोन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अभी ये देखा गया है कि ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर डे नाइट मतलब डे और नाइट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जहां पर ना तो बहुत गर्मी पड़ती है ना बहुत ठंड पड़ती है, उनको बोला जाता है टर्मिनेटर जोन। तो अभी ये बोला है कि साइंटिस्ट ने कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जहां पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।